प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं विषय गणित में एट ग्रेड बुक का अध्याय 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया है कि वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों की कोई दो उदाहरण दीजिए। तो अगर हम दैनिक जीवन में देखें, पेज नंबर 145 पर गणित की पुस्तक में अगर पढ़ें तो वहाँ पर एक ही पैकेट के बिस्किट ये समान आकार के होते हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो ये सभी सर्वांग सम होते हैं। दूसरा, ब्लेड या रेजर, एक ही पैकेट में जो ब्लेड या रेजर पाई जाती है वो एक ही किताब के पेज या पन्ने, सभी सर्वांगसम आकृतियों के उदाहरण हैं। एक दूसरे को आसानी से ढक लेते हैं, तो इनका आकार एक जैसा होता है और लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। हम दूसरे प्रश्न में देखें, त्रिभुज ABC और PQR में SSS यानी भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध को बताइए। तो जब दो त्रिभुजों में त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में अगर इन दोनों में हम तुलना करें तो अगर इसमें भुजा 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 या SSS सर्वांग समता बताना, तो हम बोलेंगे कि AB भुजा की लंबाई PQ के बराबर है, AB बराबर PQ के। फिर BC भुजा बराबर होगी QR के, और AC भुजा की लंबाई AC बराबर होगी PR के। यहाँ पर PQR, ये R होना चाहिए, गलत छपा है, PQR। तो अगर इस प्रकार की स्थिति हो कि दो त्रिभुजों में उनकी भुजाएं आपस में बराबर हो एक दूसरे के, तो ऐसी, तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग समता का चिन्ह हमेशा बनाएंगे। सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के, और ये सर्वांग समता कहलाती SSS। हिंदी में अगर बोले हम तो भुजा सर्वांग समता। तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। हम प्रश्न क्रमांक 3 में देखें कि त्रिभुज ABC और PQR में ये दोनों सर्वांग सम है। तो यहाँ सर्वांग समता का चिन्ह दिया गया है, तो त्रिभुज ABC और PQR में AC बराबर, तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, तो इसके जो संगत अंग है वो सभी बराबर होंगे। तो यहाँ इसकी जो AC भुजा है, AC किसके बराबर होगी, तो यहाँ ये बराबर होगी पहला और आखिरी बिंदु, तो इसका पहला और आखिरी हो जाएगा PR के बराबर। अब AC का मान 5 है, तो चूंकि AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो इसलिए PR बराबर भी 5 सेंटीमीटर की होगी। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 4 में देखें, तो प्रश्न क्रमांक 4 में त्रिभुज PQR और DEF सर्वांग सम है, तो R का संगत कोण कौन सा होगा। तो R, जब चूंकि त्रिभुज PQR सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के, तो R इसमें आखिरी में है, तो इसलिए इसका जो कोण R है वो बराबर होगा इसके कोण F के बराबर। आखिरी बिंदु इसका F है, इसका भी आखिरी बिंदु R था, इसका आखिरी बिंदु F होगा, तो इसके बराबर होगा। प्रश्न क्रमांक 5 में हम देखें, त्रिभुज DEF सर्वांग सम है BCA के, तो त्रिभुज BCA के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हो। तो हमको पहला पूछा गया है कि कोण E, तो हम देखें कि त्रिभुज DEF, मतलब एक त्रिभुज DEF, अगर हम इसको ऐसा बना लें DEF, ये सर्वांग सम है त्रिभुज BCA के,
तो यहाँ दूसरा त्रिभुज जो होगा BCA, तो BCA, तो यहाँ ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसके जो संगत अंग है वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ कोण ई, तो कोण ई यहाँ पर आ रहा है, तो इसका जो कोण ई है इसके कोण सी के बराबर होगा। तो इसलिए उत्तर हो जाएगा कोण ई का संगत जो होगा, तो कोण ई का संगत होगा कोण सी, तो ये संगत अंग कहलाएगा। इसी प्रकार हम ब में देखें EF, तो रेखाखंड ये EF है या भुजा EF है, तो ये भुजा EF नीचे आ रही, तो यहाँ पर कौन सी आ जाएगी CA। तो उत्तर जो होगा इसका संगत जो अंग होगा, तो EF बराबर होगा CA के, इसका संगत अंग होगा CA। इसी प्रकार से सामने कोण F, तो कोण F पूछा गया है, तो कोण F का संगत, तो उत्तर में यहाँ हम देखें कोण F कहाँ पर, यहाँ पे बन रहा है, तो कोण F ये वाला है, तो यहाँ पर कोण A आएगा, तो उत्तर में हो जाएगा कोण F का संगत जो होगा कोण A होगा, और वो दोनों आपस में बराबर होंगे। क्रमांक 6 में हम देखें कि आकृति में AB बराबर DC है और AD बराबर BC है, तो त्रिभुज ADC सर्वांगसम त्रिभुज ABC होने के लिए तीसरे संगत भाग को लिखिए और सर्वांग समता का प्रतिबंध बताइए। तो यहाँ हमारे पास ये जो त्रिभुज है, इसमें यहाँ जो चित्र दिया गया है, इसमें AB भुजा ये वाली भुजा किसके बराबर है, DC के, मतलब ये इसके बराबर है। दूसरा AD बराबर BC, और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC सर्वांगसम अगर हमको करना है, तो त्रिभुज जिनको हमको सर्वांगसम करना है, त्रिभुज ADC एवं त्रिभुज ABC में, तो यहाँ हम देखें कि ADC का AD भुजा AD बराबर BC के है, AD बराबर यहाँ पर हमको दिया गया है BC, तो AD बराबर BC है। दूसरा DC जो भुजा है इसकी, इस त्रिभुज की DC भुजा DC बराबर किसके है, इस त्रिभुज में AB के बराबर है, तो इस ABC की AB भुजा के बराबर है, मतलब ये AB बराबर हो गया DC और AD बराबर हो गया BC के। तो हमको तीसरा जो है AC भुजा अगर हम देखें, तो ये यहाँ AC बराबर AC दोनों में हो सकता है, AC बराबर AC। तो ये दोनों जो त्रिभुज है, तीसरी जिसकी हमको ज़रूरत है अगर ये हो गई, तो इसलिए इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADC सर्वांगसम। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जब सर्वांगसमता हम लिखेंगे, जब ADC ऐसा लिख रहे हैं इस क्रम में, तो इस त्रिभुज में AD वाला किसके बराबर है, ये BC के बराबर, तो इसको हम लिख देंगे त्रिभुज CBA लिखेंगे हम, त्रिभुज CBA। तो इस क्रम में ये सर्वांगसम हो जाएंगे, तो ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ जो सर्वांगसमता है, कौन सी सर्वांगसमता, और ये तीनों भुजाओं को हम बराबर कर रहे हैं, तो अतः ये SSS सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 7 में, यदि सुमेलन ABC बराबर हो FED के अंतर्गत त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FED के, तो त्रिभुज के सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखिए। तो हमको इसको सभी सर्वांगसम भागों को लिखना है। तो यहाँ इसका हल करने के लिए हम देखें, तो हमारे पास जो दिया गया है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FED के, दोनों सर्वांगसम है। जब ये दोनों सर्वांगसम अगर है, तो ऐसी स्थिति में इसके जो संगत अवयव या संगत सर्वांगसम भाग जो होंगे, तो पहले भुजा के आधार पर देखें, तो भुजा AB
ये किसके बराबर होगी? तो एफ ई के बराबर। फिर दूसरा भुजा बी सी, तो ये बराबर होगी ई डी के। और ए सी, तो ये ए सी भुजा की लंबाई है ए सी बराबर होगी एफ डी के। इसी प्रकार से कोण ए बराबर होगा कोण एफ के, कोण बी बराबर होगा कोण ई के, और कोण सी बराबर होगा कोण डी के। तो ये इसके सभी संगत अंग जो ये सर्वांग समअंग होंगे, तो इस प्रकार से 6 अंग होंगे। प्रश्न क्रमांक 8 में हम देखें कि ए का मतलब होता है, ए मतलब एंगल यानी कोण, एस से मतलब भुजा और कोण। ये सर्वांग समता का उपयोग करके हमको त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हमको स्थापित करना है, सर्वांग समता स्थापित करना है क्यू आर पी में, क्यू आर पी त्रिभुज में सर्वांग समता स्थापित करना है। अगर हम इसको समझने के लिए और त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज जो दिया गया है क्यू आर पी, तो क्यू आर पी अगर इसको ऐसा बना लें तो यहाँ इसके संगत भाग हमको मालूम है। सवाल में दिया गया कि बी सी बराबर आर पी, तो ये भुजा इसके बराबर दी गई है। तो अगर इन दोनों को हमको ए एस ए कोण भुजा कोण सर्वांग समता से अगर सिद्ध करना है, तो इसके लिए हमें पहला एक बी, ये जो कोण बी है तो हमें जो चाहिए स्थापित करना पड़ेगा। तो हमें आवश्यक तथ्य जो होंगे, आवश्यक तथ्य चाहिए, तो कौन कौन से चाहिए? कोण बी बराबर कोण आर के, ये कोण अगर इसके बराबर हो जाए कोण आर, एवं कोण सी, ये वाला कोण अगर इसके बराबर हो जाता है कोण पी के, तो कोण सी बराबर कोण पी हो। तो ऐसी स्थिति में चूंकि हमारे पास ये दिया गया है कि बी सी बराबर आर पी, ये दिया गया है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोण भुजा कोण सर्वांग समता से अगर ये इतनी चीज़ें हो जाए, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज क्यू आर पी के, और ये ए एस ए सर्वांग समता बन जाएगी। प्रश्न क्रमांक 9 में हम देखेंगे दी गई आकृति में डी ए लंब है ए बी पर, डी ए लंब है ए बी पर मतलब ये कोण 90 अंश का है, और सी बी लंब है ए बी पर, सी बी भी ए बी पर लंब है, और ए सी बराबर बी डी, और ए सी भुजा की लंबाई बी डी के बराबर है। तो हमको यहाँ बताना है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ए बी में बराबर भागों के 3 युग्म बताइए। तो यहाँ त्रिभुज, इसका उत्तर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उत्तर आ। तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ए बी में, तो यहाँ हम देखें तो ये ए सी बराबर हमको दिया गया है कि ए सी बराबर बी डी के, ये दिया गया है। दूसरा कोण ए बी सी मतलब कोण बी, कोण ए बी सी ये भी 90 अंश का है, और कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर 90 अंश, तो ये प्रत्येक 90 अंश का हो जाएगा। अब ए बी भुजा दोनों त्रिभुजों में आ रही, तो ए बी बराबर ए बी, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। तो इस प्रकार हम देखें कि ए सी बराबर बी डी के हो गया, दूसरा दोनों में कोण 90 अंश का हो गया, और तीसरा ए बी भुजा उभयनिष्ठ हो गई। तो इस प्रकार से 3 ये संगत युग्म हो गए इसके। और दूसरा प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के, और दूसरा है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के। तो यहाँ पर इसमें ए बी डी अगर हम बोलें तो ये गलत होगा, तो यहाँ पर ये वाला ये कथन गलत है और ये वाला कथन सत्य है।
क्योंकि ए बी सी में यहाँ 90 अंश का कोण बीच में आ रहा है बी पर, और इसी प्रकार हम देखें बी ए डी में ये ए पर 90 अंश का, दोनों में बीच में 90 अंश का कोण आ रहा है, इसलिए यह वाला कथन सत्य है। यहाँ प्रश्न क्रमांक 10 में हमको ASA सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके दोनों त्रिभुज AOC और BOD को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो यहाँ हम त्रिभुज AOC और त्रिभुज AOC और BOD में देखें तो कोण AOC बराबर ये वाला कोण 30 अंश का, तो कोण BOD भी 30 अंश का होगा। कारण क्या होगा, ये सम्मुख कोण है तो दोनों 30 अंश के हो जाएंगे। अब यहाँ हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो उस नियम के आधार पर अगर हम देखें तो ये 70 और 30 100 अंश हो गया, तो तीसरा कोण अपने आप ही 80 अंश का आ जाएगा। अगर हम उससे देखें तो ये कोण 80 अंश का आ जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ पर भी इस त्रिभुज में 70 और 30 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो तीसरा कोण अपने आप ये भी 80 अंश का आ जाएगा। तो कोण OAC बराबर OAC कोण बराबर किसके, ये OBD, कोण OBD और ये 80 अंश दोनों हो जाएंगे। कारण होगा त्रिभुज के कोणों तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है, उस नियम के आधार पर ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। अब हम तुलना करें कि यहाँ त्रिभुज AOC और BOD जिसको हमको सर्वांग सिद्ध करना था उसमें, तो हम देखें कि त्रिभुज अब कौन कौन सी भाग हमारे पास बराबर होगा। तो त्रिभुज AOC एवं त्रिभुज BOD में तो हमें देखें ये भुजा 3 सेंटीमीटर की है, तो AC बराबर ये भी 3 की है, BD प्रत्येक क्यों बराबर होगी, क्योंकि 3 सेंटीमीटर की, प्रत्येक की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। फिर ये वाला कोण, तो कोण A बराबर इसका कोण A और इसका कोण B, इस त्रिभुज का A कोण और इसका B प्रत्येक 80 अंश का है। फिर ये वाला कोण C, तो कोण C बराबर इसका कोण D प्रत्येक कितने अंश का, 70 अंश का हो गया। तो इसलिए त्रिभुज AOC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BOD के, और ये सर्वांग समता कहलाएगी ASA यानी कोण भुजा कोण। तो ये कोण भुजा कोण सर्वांग समता से सिद्ध हो जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा।